गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिपब्लिक 2.0। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स सेक्शन 1 मोशन फोर्सेस और एनर्जी के ऊपर हमारी ये सारी वीडियोस हैं। और द नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट द फोर्सेस। सो वी नीड टू टॉक अबाउट कि फोर्सेस होती क्या है, कि फोर्स है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स की, कि जी फोर्स क्या चीज़ है। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि फोर्स एक पुश या पुल का नाम है। या इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन आप व्हाट यू कैन रिमेंबर दैट फोर्स इज एन एजेंसी। व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट फोर्स, फोर्स इज एन एजेंसी which tends to change the state of the body। कि ये आपकी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर आप हैं तो बाय जस्ट अप्लाइंग अ पुश your body can be in the state of motion. If you guys are in the state of motion, by just applying some sort of a pull, you can be in the state of rest. So force is basically an agency which tends to change the state of an object। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती है, राइट। तो ये आपके पास एक फोर्स होती है। अब इस फोर्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, कि हमारे पास इन फोर्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, या एक सिंपल एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस गॉट मेनी एग्जांपल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हमने पढ़नी है उनमें से शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द फोर्स इज बेसिकली द वेट। कि वेट क्या होता है। तो एज वी ऑल नो दैट कि वेट is a downward pull of the earth acting on an object, right? So it is a force, it is simply a force by which earth attracts an object, by which an earth attracts an object towards itself। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी एक सिंपल से रीजन से। और वेट का फॉर्मूला आपने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा हुआ है, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द object, W is the weight। So that is how we talk about the weight। Secondly, whenever you're talking about the weight, you've got the thrust as well। आपके पास एक thrust की बात भी होती है। तो जी थ्रस्ट क्या होता है, याद रखें थ्रस्ट आपकी ड्राइविंग फोर्स है। वेन एवर यूर ड्राइविंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्राइविंग अ कार, सो जो इंजन का जो थ्रस्ट है दैट शुड बी एक्टिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो थ्रस्ट जो होता है दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहा होता है, राइट। सो दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द थ्रस्ट। अब थ्रस्ट के अलावा इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। कि जी कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, तो नाम से ही जाहिर है, whenever two surfaces are in contact with each other, there is some sort of friction between them, which we do call the contact, right? So it is the force of friction। आप इसे रेजिस्टेंस की फोर्स भी कह सकते हैं, आप इसे फ्रिक्शन की फोर्स भी कह सकते हैं। इट इज somehow a force of friction whenever two surfaces rub along। जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के अलोंग रब होती हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कॉल टॉक अबाउट द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के बाद नेक्स्ट चीज है जी आपके पास ड्रैग फोर्स। कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। ड्रैग फोर्स के लिए जी जरूरी है, रिमेंबर दैट, कि whenever your object is moving through a liquid or a gas। For example, if you've got a gas droplet or a fog droplet which is moving down due to the weight, at the same time, there would be an upward resistive force acting on this object that is known as the drag force। इस upward force को आप क्या कहते हैं, drag force कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे whenever you're walking through the water, your feet might feel some sort of resistance, right? And that force of resistance basically is the drag of the liquid। ठीक है, तो ये आपका drag of the liquid होता है। तो drag force is just the resistive force। Whenever you're going to talk about it, it is just a resistive force acting along an object
passing through liquid और गैस, किसी भी गैस और लिक्विड से पास होने वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, दैट इज नॉन एज द ड्रैग फोर्स। उस चीज को आप क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स के बाद जो अगली टाइप ऑफ फोर्स हमारे पास आ जाती है, दैट इज द, इधर ही करते हैं, दैट इज द टेंशन। कि जी टेंशन क्या होती है? सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट टेंशन, रिमेंबर दैट टेंशन इज अ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बुक रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, सो द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज डाउनवर्ड, दैट इज द वेट, राइट? बट विच फोर्स इज acting in a reaction to its weight to keep the book over the table? So that should be the upward force. And this upward force is known as the tension. ठीक है? So whenever you're talking about the tension, तो आप से सिर्फ simple अल्फाज में क्या कह सकते हैं? It is an upward force, upward reactive force acting on an object, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर exert कर रही होती है, acting on an object along a string, ज़्यादातर ये along a string act होती है। तो जो भी इन द रिएक्शन ऑफ वेट, जो भी फोर्स इन द रिएक्शन ऑफ वेट अप्लाई हो रही है, दैट फोर्स इज नॉन एज अ टेंशन, राइट? नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, एंड दैट इज नॉन एज द एक्सटेंशन। कि जी एक्सटेंशन जो होता है किसी भी इलास्टिक बॉडी में, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स में। तो वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, that whenever you're talking about extension in the springs, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि whenever you're gonna apply a force on this spring, ये for example आपके पास एक mass है, when you're gonna apply a force in this direction, तो ये spring जाहिर सी बात है इसके coils out होकर ये spring इधर आ जाएगा, ये mass इधर आ जाएगा, and then it would start moving back and forth along the mean position. So that is known as the extension of force. और if you remember, with the help of Hooke's law, बाय हुक्स लॉ हम इसको डिफाइन करते हैं। सो बाय हुक्स लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ mass is directly proportional to extension produced in a spring, directly proportional to the extension produced in a spring, keeping the extension or keeping it चलें, keeping it in elastic limit। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपने जो भी बात करनी है, इलास्टिक लिमिट मतलब ऐसी लिमिट अप टू विच द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर आप उसे इलास्टिक लिमिट से ज्यादा पुल आउट कर देंगे तो द बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सो दैट इज हाउ व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन, या तो याद रखें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, माइनस इज ड्यू टू द बैकवर्ड मोशन ऑफ दिस मास। लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ कब तक होल्ड करता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट इट विद इन इलास्टिक लिमिट, आपने विद इन इलास्टिक लिमिट बात करनी है। So whenever you're going to remove this proportionality, you would be having f is equals to negative kx. And you need to remember one thing, that this k is basically a spring constant. इस k को आप क्या कहते हैं? You call it the spring constant. लेकिन यहाँ से एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि spring constant tells you about the stiffness of the spring, कि आपका spring कितना stiff है, कितना सख्त है, right? So F is equal to negative kx. ये वो फोर्स है जो किसी भी इलास्टिक बॉडी पे आप लगाते हैं to extend it, to stretch it, to something like this. So you've got this spring constant, and spring constant, remember that tells you about the spring constant, tells you about the stiffness in the spring. और इसके बाद अगर आप इसके फॉर्मूला देखना चाहें, so k would be equal to f upon x. Whenever you're talking about the spring constant, it will always be a straight. It will always be a ratio of force upon x. थोड़ा सा अगर आप इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, if you are talking about the graphical analysis of f upon x, so whenever you're going to draw a curve between f, the force, and extension, तो हमेशा याद रखें that would always be a straight line, because proportional है एक दूसरे के। लेकिन up till a certain limit के बाद वो एक आर्क बनाना शुरू कर देते हैं, because elastic limit यहाँ तक फॉलो हो रहा है, this is the elastic limit।
तो एक इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ से याद रखिएगा कि whenever you're talking about the gradient, whenever you're talking about the gradient of this curve, will need to about it कि जी gradient जो है that would always be the spring constant. इस ग्राफ का gradient हमेशा क्या होगा आपके पास? Spring constant होगा. And secondly, whenever you're talking about it, the area, the area of this graph would always be equal to the energy stored by the spring when you've stretched it down. Energy stored by the spring when you guys have stretched it down. So ये दो important things है कि graphical analysis, whenever you're talking about the graphical analysis, gradient of this fx curve would always be equal to the spring constant, and the area of this fx curve would always be equal to the energy stored by the spring, right? So this is what we needed to talk about. Next video में हमने जो बात करनी है that would be about the आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे निकाली जाती हैं, इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, मोमेंट क्या होता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.